हे माय यूट्यूब फैमिली, सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, जो कि हमारा पीजी सेमेस्टर 1 में पढ़ना है। सिलेबस के अनुसार मैं अपने चैनल पे वीडियो बनाती हूँ। तो पहला हमारा जो सिलेबस था फर्स्ट पेपर में हिंदी साहित्य का इतिहास, तो वो वीडियो मेरा आ चुका है। जो लोग नहीं देखे वो जाके मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलता है कोई वैसा, अगर आप वीडियो खोज रहे हैं मेरे चैनल पे अपलोडेड है, तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो मैं वहाँ पे आपको लिंक शेयर कर दूँगी। अगर वीडियो अपलोड नहीं होगा तो मैं वो भी बता दूँगी और वीडियो अपलोड करने का कोशिश करूँगी उस पॉइंट पे। तो अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिए और वीडियो को सारे कोई पूरा एंड तक देखिएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। और जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर, उन्हें तो पता ही है मैं कैसे समझाती हूँ। और जो ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं बता देती हूँ कि मैं बिल्कुल अपने भाषा में समझाने का कोशिश करती हूँ, एग्जाम्पल देके, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आपको रट्टा मारने का ज़रूरत नहीं पड़े, ताकि आप समझ के अच्छे से एग्ज़ाम में लिख पाएँ अपने भाषा में। तो मेरा यही कोशिश होता है, वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो पहला हमारा पॉइंट था हिंदी साहित्य का इतिहास, मतलब हिंदी साहित्य में क्या 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 इतिहास है, क्या नहीं है, ये सारी चीज़ था, तो वो हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा आता है दूसरा पॉइंट, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। इसका मतलब क्या होता है पता है? हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, ये जो टॉपिक है हमारा, इसका अर्थ पहले हम लोग जानते हैं। इसका अर्थ होता है कि हिंदी साहित्य मतलब जो हिंदी के लिए हमारे लेखक लोग लिखने का कोशिश किए, उसके बारे में इतिहास, जो आज हम लोग हिंदी जब पढ़ते हैं उसके बारे में, पहले कैसे क्या हुआ, कौन से कवि कौन सा दोहा, कविता, कहानी लिखे, कितने ईस्वी में लिखे, काल विभाजन उसका करते हैं। तो ये सारे चीज़ को जो आज हम पढ़ के और जान पाते हैं हिंदी के बारे में, तो वही हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा है कि कौन कौन कवि क्या कोशिश किए हिंदी इतिहास के बारे में लिखने का, किनका कोशिश सबसे अच्छा रहा, सबसे शुरू में किन्होंने कोशिश किया हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में लिखने का। मतलब कोई भी चीज़ का होता है ना कि उसका इतिहास लिखना, तो उसी तरह हम लोगों का तो ऑनर्स हिंदी है, तो हम लोगों को हिंदी इतिहास के बारे में इस टॉपिक में पढ़ना है सिलेबस में। तो चलिए ज़्यादा बकबक ना करते हुए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का वास्तविक आरंभ 19वीं शताब्दी से माना जाता है। हिंदी साहित्य का जो इतिहास लेखन है उसकी परंपरा का जो आरंभ मतलब शुरुआत अगर सच्चाई में माना जाए तो कब से माना जाता है? 19वीं शताब्दी से माना जाता है। कितने शताब्दी से? 19वीं शताब्दी से। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी उठता है। वैसे तो आपका पीजी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछता है, पर आपको नॉलेज रहेगा तो अच्छी बात है। आप ऑब्जेक्टिव अगर याद रखोगे तो उसका लॉन्ग टाइप भी बना के लिख सकते हैं। जैसे कि लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में अगर आप पॉइंट अच्छे अच्छे लिखते हैं, ईस्वी वगैरह सब कुछ अगर आपको याद है, लेखक का नाम वगैरह, तो बहुत अच्छा आपका मार्क्स आता है। तो ये सारी चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का अगर वास्तविक में आरंभ उसका माना जाए तो कब हुआ था उसका शुरुआत? तो 19वीं शताब्दी से माना जाता है। फिर है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में जो उल्लेखनीय हैं उनका विवरण निम्नानुसार है। मतलब हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखने का जो लोग कोशिश किए, प्रयास किए, हमारे कवि विद्वान लोग ने, उनका जो हम पढ़ेंगे वो लाइन बाय लाइन यहाँ पे निम्नानुसार पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं आप, ग्रासा तासी है फर्स्ट, तो फर्स्ट जो कोशिश किए वो ग्रासा तासी है। उसके बाद जो नाम आएगा विद्वान का तो वो सारे हमारे लाइन बाय लाइन हम पढ़ते जाएंगे। तो पहले यहाँ हम देखते हैं ग्रासा तासी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की शुरुआत फ्रेंच विद्वान ग्रासा तासी ने की। हिंदी इतिहास लिखने का जो सबसे पहला प्रयास है, सबसे पहला जो कोशिश है, वो किन्होंने किया? ग्रासा तासी ने किए। और ये कहाँ के विद्वान थे, कहाँ के रहने वाले? तो ये फ्रेंच के विद्वान थे। हमारा हिंदुस्तानी विद्वान नहीं थे, ये फ्रेंच विद्वान थे और इनका नाम था ग्रासा तासी। और ये सबसे पहले हमारा हिंदी इतिहास लिखने का प्रयास किए, उनके लेखन की परंपरा का कोशिश किए। फिर है, इनके द्वारा रचित इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ से हुई। जो सबसे पहले हिंदी साहित्य
का इतिहास का लिखने का जो कोशिश किए हिंदी के बारे में ग्रासा दत्तासी, वो ग्रंथ का नाम था इस्तवार द ला लिटरेत्योर एंदोई हिंदुस्तानी नामक एक ग्रंथ था। इसी में उन्होंने हिंदी इतिहास के बारे में लिखने का प्रयास किया, जिसका प्रकाशन 2 भागों में किया गया। जिसका प्रकाशन कितने भागों में किया गया? 2 भाग में किया गया। इनके प्रथम भाग का प्रकाशन सन 1839 ईस्वी में हुआ। इनका जो प्रथम भाग था, पहला भाग, उसका प्रकाशन मतलब उसका प्रचार प्रकाशन वो कब मार्केट में आया? तो वो 1839 में आया। और द्वितीय भाग का प्रकाशन सन 1847 ईस्वी में हुआ। पहला भाग का प्रकाशन कब हुआ? 1839 में हुआ। फिर दूसरा भाग आया 1847 में। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आपको एकदम याद रखना है। और मैं बार बार रिपीट करती हूँ ताकि आपको अच्छे से सेटअप हो जाए आपके माइंड में। तो चलिए फिर देखते हैं। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे हमारा क्या क्या क्लियर हुआ कि 19वीं शताब्दी में इसका आरंभ हुआ, हिंदी साहित्य इतिहास लिखने की परंपरा। और सबसे पहले जो लिखने का कोशिश किए वो हमारे थे ग्रासा दत्तासी। कौन सी ग्रंथ वो सबसे पहले लिखी? तो इस्तवार द ला लिटर एंदोई हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ में वो हिंदी साहित्य के बारे में लिखने का प्रयास किए, इतिहास के बारे में, जिसका 2 भाग था। पहला भाग 1839 में प्रकाशित हुआ और दूसरा भाग 1847 में प्रकाशित हुआ। अब हम लोग देखते हैं आगे। फिर है हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्णानुक्रम में प्रस्तुत करने वाले इस ग्रंथ में काल विभाजन का कोई प्रयास ना करना, कवियों का कालानुक्रमानुसार वर्गीकरण ना करना तथा युगीन परिस्थितियों का विवेचन ना करना जैसे कुछ कमियां हैं। तो किसमें कमी के बारे में बात की जा रही है? जो हमारा ग्रासा दत्तासी जी लिखे इस्तवार द ला हिंदुस्तानी ग्रंथ जो लिखे थे, हिंदी साहित्य इतिहास के बारे में लिखने का प्रयास किए सबसे पहले, तो उसमें क्या हुआ? ये सारी कमियां देखने को मिली। जो लोग बड़े बड़े आचार्य लोग थे, जो लोग पढ़ते थे, तो ये सारे कमी उस ग्रंथ में वो लोग निकाले। जैसे कि बताया जा रहा है, हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्णानुक्रम में प्रस्तुत करने वाले इस ग्रंथ, मतलब इस ग्रंथ जो इस्तवार द ला हिंदुस्तानी जो ग्रंथ था ग्रासा दत्तासी का, उसमें वो उन्होंने एक अच्छी बात की थी कि हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का जो विवरण है वह वर्णानुक्रमानुसार, मतलब एक लाइन बाय लाइन वो सजा के लिखे थे अपने ग्रंथ में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों के बारे में। लेकिन काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किए वो, कि कौन से काल में कौन सा कवि कौन सा कहानी या दोहा या कविता नाटक लिखें, ये सारे वो स्पष्टता रूप से नहीं लिख पाए। और फिर कवियों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण ना करना और कौन से कवि कौन से काल के हैं, सारे चीज़ उसके डिटेल्स के बारे में वो अपने ग्रंथ में नहीं समझा पाए, नहीं उसके बारे में क्लियर किए थे। तथा युगीन परिस्थितियों का विवेचन ना करना जैसी कुछ कमियां हैं। और तथा होता है ना कि ये है भारतीय हिंदू युग का है, द्विवेदी युग है जो हम लोग पढ़ते हैं, इस तरह से वो अपने जो ग्रंथ है उसमें ये सारे चीज़ के बारे में वो नहीं लिख पाए थे स्पष्टता से, तो उसे हम इतिहास नहीं बोल सकते हैं। अगर हम ही लोग कुछ इतिहास लिखते हैं, अगर अभी हम कुछ इतिहास लिख रहे हैं, अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है, अगर हम सटीक रूप से हर कुछ नहीं लिखेंगे कि कितने टाइम में कौन से डेट को कितने तारीख को कौन सा दिन था, कैसा उस समय किसका, जैसे कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी का दिन चल रहा था, तो ये सारे अगर हम डिटेल्स नहीं लिख पाते हैं, तो अगर जाके 10 साल 20 साल बाद हमारी लिखी हुई पुस्तक कोई पढ़ता है तो हमारा इतिहास नहीं बनेगा, क्योंकि कुछ सच्चाई का पता ही नहीं चलेगा, तो वो बस एक फॉल्स बन के रह जाएगा। तो उसी तरह इस ग्रंथ में ये सारे कमियां पाई गई। फिर है, लेकिन इस ग्रंथ में पहली बार हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। लेकिन क्या हुआ कि ग्रासा दत्तासी बहुत बड़ा योगदान दिए हमारे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में। सबसे पहला प्रयास उन्होंने ही किया, तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस ग्रंथ में पहली बार हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। तो किस ग्रंथ में? इस्तवार द ला हिंदुस्तानी में किया गया। फिर है, इसके साथ ही कवि
कवियों के रचना काल का निर्देश भी किया गया। और कवियों का जो रचना काल था, उसके बारे में वो पूरा स्पष्टता से तो नहीं लिख पाए, पर हाँ निर्देश जरूर दिए, इशारा उस और जरूर उन्होंने किए थे अपने इस ग्रंथ में। फिर है, अतः इसे इतिहास ग्रंथ कहने में किसी को संकोच नहीं होना चाहिए। मतलब इसे एक इतिहास ग्रंथ कहने में भी किसी को संकोच नहीं होना चाहिए। भले ये पूरा रूप से पूर्ण नहीं है, पर फिर भी उन्होंने जितना बातें लिखी वो सच्चाई ही लिखे, कोई झूठ बात नहीं लिखी, जो वो नहीं जान पाए उनके बारे में वो नहीं लिखे, तो इसे हम इतिहास ग्रंथ बोल सकते हैं। फिर अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कौन से हमारे विद्वान थे जो हिंदी इतिहास लिखने का प्रयास किए। तो नेक्स्ट हमारे जो विद्वान हैं वो है शिव सी सेंगर। ठीक है, शिव सी सेंगर पहला हमारा हो गया जो कोशिश किया ग्रासा दत्तासी, और दूसरा हो गया शिव सी सेंगर। तो यहाँ लिखा है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में दूसरी महत्वपूर्ण कृति शिव सी सेगर द्वारा सन 1883 ईस्वी में रचित शिव सी सरोज है। क्या बोला जा रहा है कि हिंदी साहित्य की इतिहास के बारे में जो लिखने का जो परंपरा चला था, तो पहला जो हमारा था ग्रासा दत्तासी जी ने बहुत बड़ा कोशिश किए। फिर हमारा दूसरा महत्वपूर्ण जो आते हैं वो है शिव सी सेगर जी, जिन्होंने कोशिश किया हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में लिखने का। सन 1883 में इन्होंने शिव सी सरोज नामक एक ग्रंथ लिखी, जिनमें हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में उन्होंने लिखने का प्रयास किया। तो कितने ईस्वी में कोशिश किए? 1883 में। कौन सा ग्रंथ? तो शिव सी सरोज। आपको ये याद रखना चाहिए कि शिव सी सेगर ने शिव सी सरोज नामक एक ग्रंथ लिखी, जो 1883 में रचे, सन 1883 में, जिसमें उन्होंने दूसरी कोशिश की हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के बारे में लिखने का। फिर है, इस ग्रंथ में लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र, उनकी साहित्यिक कृतियाँ एवं कविता के उदाहरण दिए गए हैं इस ग्रंथ में। किस ग्रंथ में? तो शिव सी सरोज ग्रंथ जो शिव सेगर जी ने लिखे, इसमें उन्होंने क्या लगभग 1000 कवि के बारे में, उनके जीवन चरित्र, मतलब जो जीवन परिचय हम लोग पढ़ते हैं ना, उनका जीवनी, उनका जन्म कब हुआ, वो कैसे थे, फिर उनकी साहित्यिक कृतियाँ, फिर उनकी कौन कौन सी नाटक, कहानी, दोहा, कौन सा कवि क्या लिखे, ये चीज़ के बारे में उन्होंने इस ग्रंथ शिव सी सरोज ग्रंथ में लिखने का लिखे वो, और कविता के उदाहरण दिए गए। और जैसे कि कोई कवि के बारे में मान लीजिए कि वो हजारी प्रसाद कवि के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, तो उस कवि ने कौन सी कृतियाँ, साहित्यिक कृतियाँ, मतलब कौन सी कहानी, दोहा, नाटक लिखे, वो चीज़ को उन्होंने लिखा, और उनकी कौन कौन सी कविता है उसका भी उदाहरण उन्होंने दिए हैं, उदाहरण के सहित बताए हैं। तो ये ग्रासा दत्तासी से बहुत कुछ बढ़ा चढ़ाकर हिंदी साहित्य इतिहास में लिखने का कोशिश किए, एक एक चीज़ को थोड़ा अच्छे से लिखने का कोशिश किए, ताकि ये लगे कि हाँ ये ढंग का कुछ लिखे हैं। फिर है, इन्होंने प्रायः सभी कवियों का रचना काल एवं जन्म काल भी दिया है। और ये जो भी कवि के बारे में लिखे, उनकी रचना काल, मतलब उनके जो भी कवि का रचना लिखे, तो कौन सा काल में वो रचना लिखा गया था, कौन से कवि कौन सा रचना किस काल में लिखी, वो सारे चीज़ को इन्होंने यहाँ पे क्लियर किया है। फिर जन्म काल भी दिया है, फिर कौन सा कवि का जन्म कब हुआ, किस काल में जन्म हुआ, वो भी लिखे हैं अपने इस ग्रंथ में शिव सी सरोज में। और आज इनमें से अधिकांश अविश्वसनीय है। इतिहास लेखन के लिए जिस तटस्थता, पर्यवेक्षण और वर्गीकरण की क्षमता की अपेक्षा की जाती है, उसका नितांत अभाव इस ग्रंथ में दिखाई देती है। भले शिव सी सेगर जी ने अपने ग्रंथ शिव सी सरोज में ये सारे लिखे हैं, प्रयास किए हैं, लेकिन आज भी इसमें अधिकांश अविश्वसनीय है, मतलब लोग विश्वास नहीं कर पाता है, क्योंकि इतिहास लेखन के लिए जिस तटस्थता,
पर्यवेक्षण और वर्गीकरण की क्षमता की अपेक्षा की जाती है। मतलब कि एक होता है ना कि हाँ स्पष्टता होना चाहिए, क्लियर, कि हाँ इसी डेट को हुआ है, तो वो चीज़ इस शिवसी सरोज ग्रंथ में नहीं क्लियर हो पा रहा है, लोगों को विश्वास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लेखक खुद थोड़ा कंफ्यूज है, वो कोई भी एक डेट को कंफर्म नहीं लिख पा रहे। कहीं कहीं होता है ना कि इतना ईस्वी से चाहे इतना ईस्वी तक एक अंदाजा अनुमानित लिखते हैं, उस तरह से था। तो जो जो इतिहास लेखन के में चाहिए, तटस्थता, पर्यवेक्षण और वर्गीकरण की क्षमता की अपेक्षा की जाती है, वो चीज़ इस ग्रंथ में नहीं देखा गया, जिसके कारण से बहुत सारे चीज़ों को अविश्वसनीय माना गया है। मतलब लोग इसमें शंका में ही है, दुविधा में ही है कि ये सच है या गलत है। तो ये चीज़ दिखाई देता है इस ग्रंथ में। पर शिव सेगर ने ग्रासा दत्तासी से बहुत कुछ आगे लिखने का कोशिश किया, उनसे कुछ अच्छा ये लिखे। भले पूरा ये भी सटीक नहीं लिख पाए, लेकिन प्रयास ये भी बहुत अच्छा किए। जैसे कि कोई भी चीज़ होता है, हम लोग कुछ करते हैं, अगर हम कुछ शुरू किए हैं कुछ नया चीज़, तो उसमें अगला आदमी थोड़ा उसमें और अच्छा ऐड करेगा, फिर अगला आदमी और अच्छा ऐड करेगा, ऐसे करते करते फिर लास्ट में एक अच्छा सा संपूर्ण बन पाता है। तो वही यहाँ भी हो रहा है। फिर है, परवर्ती इतिहासकारों ने इस ग्रंथ में दी गई सामग्री का उपयोग करते हुए अपने इतिहास ग्रंथों की रचना की है। उसके बाद जो इतिहासकारों जो लोग थे, बहुत को जो लिखना चाहते थे, तो इसमें जो कुछ कुछ बात लिखा गया है उसको भी उपयोग करके इतिहास ग्रंथों की रचना की है। इनका भी कुछ कुछ पॉइंट लेके वो अपने इतिहास में लिखे हैं और अपना इतिहास को वो पूर्ण बनाने का कोशिश किए हैं। जो लोग और आगे जो कवि लोग या विद्वान लोग हिंदी इतिहास के बारे में लिखने का कोशिश कर रहे होंगे, वो लोग इनके बातों को भी अपने ग्रंथ में लिखे हैं। फिर है, एकमात्र यही इस विशाल ग्रंथ की उपादेयता है। फिर अब हम लोग आगे देखते हैं। पहला हमारा होगा ग्रासा दत्तासी, दूसरा शिवसी सेगर। अब तीसरा जो हमारे विद्वान आते हैं वो है सर जॉर्ज ग्रियर्सन। पहला कोशिश ग्रासा दत्तासी जी ने की हिंदी इतिहास के बारे में लिखने का, और दूसरा हमारा सर जॉर्ज ग्रियर्सन, सॉरी शिवसी सेगर, और तीसरा है हमारा सर जॉर्ज ग्रियर्सन। आप एग्जाम में पॉइंट वाइज लिखते इसी तरह लिखते जाइएगा, और उसके बारे में जितना हो सके आप लिखिए, आपको बहुत अच्छे से एग्जाम जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे पॉइंट पढ़ पढ़ के समझा रही हूँ, तो आपको जितना समझ में आ रहा है उसी तरह अपने भाषा में बढ़ा चढ़ा के आपको एग्जाम में लिख डालना है। तो इसमें जैसे लिखा हुआ है, ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक ग्रंथ का प्रकाशन सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में करवाया गया। इन्होंने जो तीसरा प्रयास किए हिंदी इतिहास लेखन के बारे में लिखने का, तो कौन सा ग्रंथ लिखे? द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये नाम का इन्होंने ग्रंथ लिखा, जिसमें हिंदी इतिहास के बारे में लिखने का प्रयास किए। फिर है जिसका प्रकाशन हुआ 1888 में। किसका प्रकाशन? तो इस ग्रंथ का द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो ग्रंथ लिखे सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने, इसका प्रकाशन 1888 ईस्वी में हुआ, जो कि एशियाटिक सोसाइटी और ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में करवाया गया। इसका नाम वो रखे थे द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, लेकिन इसका जो प्रकाशन हुआ 1888 में हुआ, पर कहाँ पे हुआ, किस चीज़ के थ्रू हुआ? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बांग्ला की एक पत्रिका थी, उसके विशेष रूप से ये इसका जो रूप है वो बदलाव किया गया और इसका प्रकाशित किया गया, विशेषांक के रूप में करवाया गया। ठीक है। फिर है, यह ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, और यह ग्रंथ जो था वो किस भाषा में लिखा गया था? तो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, और इसे 11 विभिन्न भागों में विभक्त किया गया। और इसके टोटल कितने भाग हुए, कितने भागों में इसको बांटा गया? तो 11 भागों में इसको बांटा गया। तो यहाँ फिर है, प्रत्येक अध्याय एक काल विशेष का सूचक है। प्रत्येक अध्याय जो है, पैराग्राफ मतलब कि अध्याय होता है ना, अध्याय बाय अध्याय 1 2 ऐसे, तो प्रत्येक अध्याय जो है एक काल विशेष का सूचक है।
उसका जो भी अध्याय 1, 2, 3 जैसे 11 भागों में इसको बांटा गया, तो एक अध्याय है तो वो एक काल का विशेष सूचक है। उसमें काल के बारे में पता चलता है कि इस काल में ये अध्याय का प्रकाशित हुआ, आया, लिखा गया। तो यहाँ पे क्लियर ये होता है कि सर जॉर्ज ग्रियर्सन हमारा तीसरे महत्वपूर्ण विद्वान थे जो हिंदी इतिहास के इतिहास के बारे में लिखने का प्रयास किए, जिसका नाम था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी ग्रंथ नाम का, जिसको एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बांग्ला की पत्रिका के रूप में करवाया गया इसका प्रकाशन। फिर है यह ग्रंथ आपका अंग्रेजी में लिखा गया था। इसका टोटल भाग 11 भाग था और इसका जो प्रत्येक अध्याय है उसमें एक एक काल का विशेष सूचक माना जाता है। तो उसी में ये टॉपिक है कि डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त एवं अनेक विद्वानों ने इस ग्रंथ को ही सही अर्थ में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना है। जो ये हमारा सर जॉर्ज ग्रियर्सन जो लिखे हैं अपना ग्रंथ द मॉडर्न वाला, तो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त और अनेक विद्वानों ने इस ग्रंथ को ही सही अर्थ में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना है। जैसे कि डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त जी कवि और अनेक विद्वानों ने और बहुत सारे विद्वानों ने जो ये ग्रियर्सन जी जो ग्रंथ लिखे, इसी को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना है। इस ग्रंथ में पहली बार कवियों और लेखकों को कालक्रम से वर्गीकृत किया गया है। मतलब इस ग्रंथ में सबसे पहली बार कवि और जो लेखक हैं उनके कालक्रम की वर्गीकृत किया गया है। उसके बारे में बिल्कुल सही सटीक कौन से काल में क्या लिखा गया, नहीं लिखा गया, पूरा अच्छे से लिखने का प्रयास किए हैं इसमें। और उनकी प्रवृत्तियों पर प्रकाश डाला गया है और उनकी जो प्रवृत्तियाँ थी, कैसी बनावट है, क्या है, उस पर प्रकाश डाले हैं। फिर है ग्रियर्सन ने एक सुस्पष्ट भाषा नीति का प्रयोग करते हुए इस ग्रंथ में केवल हिंदी कवियों को स्थान दिया है। मतलब ग्रियर्सन जो है वो इस ग्रंथ में, अपने ग्रंथ में स्पष्ट भाषा में नीति का प्रयोग करते हुए इस ग्रंथ में केवल हिंदी कवियों का स्थान दिया और सिर्फ इसमें अपने ग्रंथ में उन्होंने हिंदी, जो लोग हिंदी के कवि थे जो हिंदी में लिखते थे, उन लोगों को स्थान दिया। और ये नहीं कि अंग्रेजी वाला को भी घुसा दिया, मिक्स मैच कर दिया, ऐसा नहीं किए, उन्होंने सिर्फ हिंदी के बारे में ही लिखे। फिर है उनका योगदान इस बात में है कि उन्होंने प्रवर्ती इतिहासकारों के लिए हिंदी कवियों को चुनने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। क्या कहा जा रहा है कि उनका योगदान इस बात में है कि, मतलब उन्होंने इस बात में अपना योगदान दिया कि प्रवर्ती इतिहासकारों के लिए हिंदी कवियों को चुनने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। मतलब हिंदी कवियों को वो चुनने का जो मार्ग है वो बिल्कुल आसान कर दिए अपने इस ग्रंथ में, क्योंकि हिंदी कवि के बारे में ही वो ज़्यादा इसमें लिखे और सिर्फ हिंदी कवि के बारे में ही उन्होंने अपने ग्रंथ में बताया है। फिर है इन्होंने अपने इस ग्रंथ में शिव सी सेगर, ग्रासा दत्तासी के द्वारा एकत्र की गई सामग्री का उपयोग करते हुए वार्ता साहित्य से भी संदर्भ लिए हैं। मतलब वो जो अपना ग्रंथ लिखे उसमें जो शिव सी सेगर जो अपने ग्रंथ में कुछ बातें लिखे थे, ग्रासा दत्तासी जो लिखे थे, तो उनके द्वारा भी कुछ उसमें से जो उन्हें चाहिए था तो छांट कर अपने ग्रंथ में भी ये जोड़े हैं, लिखे हैं, ऐड किए हैं। ठीक है, उपयोग करते हुए वार्ता साहित्य से भी संदर्भ लिए हैं। फिर है युगीन प्रवृत्तियों एवं परिस्थितियाँ का विवेचन भी इस ग्रंथ में किया गया है। युगीन मतलब जो भी युग था, जैसे भारतेंदु युग हो गया, द्विवेदी युग हो गया, कोई भी युग था तो उस टाइम क्या प्रवृत्तियाँ थी, उस टाइम के वहाँ के क्या स्थितियाँ थी, परिस्थितियाँ क्या स्थिति थी, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति क्या क्या थी, कैसे क्या क्या थी, इसके बारे में सारा का विवेचन किए हैं। मतलब कि सारे के बारे में लिखे हैं, चर्चा किए हैं। फिर है इन्होंने ही सबसे पहले अपने इस इतिहास ग्रंथ में भक्ति काल को हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया और इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना है। किन ने ग्रियर्सन जी ने ही मतलब
हिंदी इतिहास में सबसे पहले भक्ति काल के बारे में बताया और हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। मतलब हिंदी साहित्य के इतिहास में, हिंदी इतिहास में भक्ति काल बहुत ही महत्वपूर्ण काल है, ये चीज़ के बारे में उन्होंने बताया और इसे साहित्य का स्वर्ण युग माना। और हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग अगर बोला जाए, सबसे अच्छा युग बोला जाए तो भक्ति काल को बोला जाता है, जो कि ग्रियर्सन सबसे पहले इसके बारे में अपने ग्रंथ में बताएं कि भक्ति काल हमारा हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मतलब भक्ति काल में ही बहुत सारे हमें उपलब्धियां प्राप्त हुई हिंदी को लेके और इसे हम स्वर्ण युग मानते हैं। फिर हम लोग देखते हैं आगे। तो हमारे ये चौथे जो प्रयास किए वो है मिस्र बंधु। तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं सोच रही हूँ कि ये वीडियो यहीं पे एंड कर दूँ और नेक्स्ट पार्ट 2 बना के अपलोड करूँ, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, इसी में अपलोड करूँ कि क्या, क्योंकि आगे और भी बहुत सारे कवि के बारे में हमें जानना है। तो क्या करूँ मैं सोच रही हूँ कि यहीं पे एंड करूँ, नहीं तो 1 घंटा से एबव का वीडियो बन जाएगा, फिर आपको भी पढ़ने में थोड़ा अजीब सा लगेगा। तो अगर आपको पार्ट 2 चाहिए इस टॉपिक पे वीडियो, तो आप लोग कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं कि हाँ मैम मुझे चाहिए, तो मैं फटाफट से वीडियो बनाऊंगी और अपलोड कर दूंगी, क्योंकि मिस्र बंधु है। फिर मेन हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में पढ़ना है, तो ये सारे कवि लोग हैं जिसके बारे में हमें अच्छे से डिफिनेशन से पढ़ना है, तो उसके लिए भी हमें टाइम चाहिए होगा और लंबा वीडियो बनेगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल रहा होगा और बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्यारे प्यारे कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि कमेंट ही कीजिएगा तो मुझे अच्छा लगता है, तो वीडियो बनाने का मन करता है। अगर आप लोग चुपचाप लगा दीजिएगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा तो मैं वीडियो कैसे बनाऊंगी। तो जो भी आप लोगों को वीडियो चाहिए, पॉइंट चाहिए, वो भी कमेंट में पूछिए और वीडियो ये कैसा लगा वो भी बताइए। अगर कुछ चूक हो जाती है, गलती हो जाती है, तो वो भी बताइएगा कि हाँ मैम आपका यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, तो मैं उस चीज़ को सुधारने का कोशिश करूँगी, क्योंकि आप ही लोग से मैं सीखूंगी और मुझसे आप लोग सीखिएगा, तो ऐसा ही होता है हेरा फेरी करके। तो चलिए ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। और इसके बाद का मिश्र बंधु आचार्य रामचंद्र शुक्ल और भी बहुत सारे हैं, इनका पॉइंट आप लोगों को चाहिए तो कमेंट में बोलिए, तो मैं फटाफट से वीडियो बनाऊंगी और पार्ट 2 में अपलोड कर दूंगी, इसको पार्ट 1 में अपलोड करेंगे। तो सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग।